नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube परिवार बायोलॉजी विद्यार्थी यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोगों को हम 2 वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। पहली वीडियो जो हमने मेजरमेंट और यूनिट टॉपिक पर बनाई थी, वो टॉपिक लेकर चलेंगे। इसी बीच हम BHU नर्सिंग एग्ज़ाम 2019 जो BSc के लिए एग्ज़ाम हुई थी, उस एग्ज़ाम में फिजिक्स का पोर्शन करा रहे थे। तो साथियों, हम क्वेश्चन नंबर 5 करा चुके थे। 5 प्रश्न आपको हल करा चुके थे। इन 5 प्रश्नों के बाद 6वां क्वेश्चन आज हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्या काम करने वाले हैं, वहीं से जहां हमने 5 क्वेश्चन हल कराए थे, उससे आगे के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन किस प्रकार है, एक एक क्वेश्चन को हम समझाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार आया था, सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है? सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है? आपको पता है सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है? कुछ बच्चे तो इस क्वेश्चन को पढ़ भी चुके होंगे। जो बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे तो उन्हें तो इसका आंसर भी पता होगा। तो आंसर ये कहता है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन है। ऑप्शन ए दिया गया था कार्बन, ऑप्शन बी दिया गया था हाइड्रोजन, ऑप्शन सी दिया गया था हीलियम, ऑप्शन डी दिया गया था नाइट्रोजन। तो आप सबको पता है, जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप हीलियम पर टिक लगाना, क्योंकि सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन होता है वो हीलियम होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए। निम्न में से कौन सबसे खतरनाक है? निम्न में से कौन सबसे खतरनाक है? किसके कारण खतरनाक है? अपने उच्च छेदन क्षमता व उच्च ऊर्जा के कारण। ऑप्शन दिए गए आपको, अल्फा किरणें, ऑप्शन बी बीटा किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इनमें से कोई नहीं, इनमें से आपको बताना था। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चंद्रमा की सतह पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? चंद्रमा की सतह पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन दे दिए गए थे 350 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिया गया था 4000 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी दिया गया था 332 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी दिया गया था 0। तो साथियों, आपको पता चल गया होगा कौन सा आंसर सही है। 350 मीटर पर सेकेंड ये चंद्रमा की सतह पर ध्वनि की चाल होती है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डेसिबल एक मात्रक है जिससे मापा जाता है। डेसिबल एक मात्रक है जिससे मापा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ध्वनि की प्रबलता, ऑप्शन बी दिया गया है ध्वनि की तारत, ऑप्शन सी दिया गया है ध्वनि की आवृत्ति, ऑप्शन डी दिया गया ध्वनि का स्वरूप। तो देखिए साथियों, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो देखिए, डेसिबल आपने पढ़ा होगा, ध्वनि की तीव्रता को मापने का मात्रक होता है। डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। इसको हम बोलते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। तो देखिए, ध्वनि की तीव्रता कह लीजिएगा या प्रबलता कह लीजिएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पानी की बूंदों का बनना किस प्रक्रिया के कारण होता है? पानी की जो बूंदें बनती हैं वो किस प्रक्रिया के कारण बनती हैं? ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन बी पास्कल का नियम, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्किमिडीज के सिद्धांत तो तैरने की विशेषता बताता है, पास्कल का नियम वायुदाब गैस का नियम बताता है। तो पानी की जो बूंदें बनती हैं वो पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण बनती हैं। अगर साथियों ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप पृष्ठ तनाव लगा के आना है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन ये आ जाए, अगर ये क्वेश्चन कहे कि पानी की बूंदें, पानी जो होता है वो ज़मीन पर क्यों गिरता है, तो इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इसका आंसर होगा
हाँ तो साथियों, इस प्रकार आप लोगों ने देखा आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 10 क्वेश्चन के बाद 11वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए और ध्यान रखें, पहली वीडियो में या दूसरी वीडियो में आप लोगों ने जो कहा था कि सर साउंड प्रॉब्लम हो रही है, साउंड प्रॉब्लम हो रही है, जी वो रूम के वजह से हो रही थी। अब शायद देखना साउंड प्रॉब्लम शायद ही हो, अगर फिर भी हो रही है तो फिर भी मुझे कमेंट करके बताना, हम साउंड प्रॉब्लम ठीक करने की कोशिश करेंगे। साथियों देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कहता है ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? ऑप्शन ए दिया गया है स्टील का, ऑप्शन बी दिया गया है नर्म लोहे का, ऑप्शन सी दिया गया है तांबे का, ऑप्शन डी दिया गया है एल्यूमिनियम का। तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। क्वेश्चन नंबर देखो 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है, वोल्ट मीटर को निम्नलिखित में से कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को निम्नलिखित में कैसे जोड़ा जाता है, अर्थात किस क्रम में जोड़ते हैं, किस ऑर्डर में वोल्ट मीटर को जोड़ोगे? तो देखो ऑप्शन ए दिया गया था श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी दिया गया था समांतर क्रम में, ऑप्शन सी ये कहता था कि दोनों क्रम में जोड़ सकते हैं, और ऑप्शन डी ये कहता था इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, वोल्ट मीटर को सिरों के बीच लगाते हैं, ये जब भी जोड़ा जाएगा तो समांतर क्रम में ही जोड़ा जाएगा। किस क्रम में जोड़ा जाएगा? समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। और हाँ, अमीटर को किस प्रकार जोड़ा जाता है, इसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन बन रहा है। ये क्वेश्चन ये कहेगा अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखें, अमीटर को श्रेणी क्रम में हमेशा जोड़ते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। ठीक इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है शक्ति P, धारा I तथा वोल्टेज V के बीच में सही संबंध है। शक्ति P, धारा I तथा वोल्टेज V के बीच में सही संबंध कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है I/V, ऑप्शन बी दिया गया था I-V, ऑप्शन सी दिया गया है P बराबर VI, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत ऊर्जा वाला चैप्टर। विद्युत ऊर्जा वाले चैप्टर में ये सीखा होगा कि W के 3 मान होते हैं। W बराबर एक तो होता है VIT, और एक W बराबर होता है V²/RT, और एक W बराबर होता है I²RT। तो देखिए साथियों ये 3 मान होते हैं। अब यहाँ से शक्ति P निकालनी थी, तो शक्ति P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए वर्क, अगर ये वैल्यू आप वर्क की रखोगे तो VIT अपॉन टाइम T से T कट गया, तो P बराबर क्या बच रहा है? VI। तो शक्ति P का मात्रा कौन सा सही संबंध दिखाता है? वोल्टेज V, धारा I और शक्ति P के बीच में जो सही संबंध दिखाता है वो कौन सा ऑप्शन है? C बराबर वो P बराबर VI। तो साथियों अगर इन क्वेश्चनों को आप नोट करना चाहें तो हमारी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। हम तो कहते हैं नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चन है। चलो साथियों आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है स्रोत एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी जिससे ई को सुनाई देता है। स्रोत एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी जिससे ई को सुनाई देता है। तो ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को। इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो हम आपको बता रहे हैं राइट ऑप्शन इज द बी। 17 मीटर होता है स्रोत एवं परावर्तक के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे आपको ई को सुनाई देगा, वो 17 मीटर की होती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि एक तरंग क्षेत्र जो 0.2 सेकेंड में, कितने सेकेंड में? 0.2 सेकेंड में 20 शीर्ष बनाता है और 20 ही गर्त बनाता है। कहने का मतलब हुआ 20 क्रेस्ट बनाता है और 20 ट्रफ बनाता है। 20 शीर्ष एवं 20 गर्त बनाता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? चलो साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन रिटन में करना होता है, तो हम आपको बताएंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देखिए साथियों क्वेश्चन ये कहता था कि एक तरंग क्षेत्र है और समय दे दिया गया था 0.2 सेकेंड। कितना समय दिया गया था? 0.2 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम दे दिया गया आपको 0.2 सेकेंड। कितना समय दे दिया गया? 0.2 सेकेंड।
और 20 शीर्ष बनाता है। अब आपको तरंग की कुछ, क्योंकि जब तरंग वाला हम पूरा चैप्टर बनाएंगे, वेव का पूरा चैप्टर बनाएंगे, उसमें एक एक क्वालिटी इसकी बताएंगे आपको। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत की कोई चीज़ है, उसको समझ लीजिएगा। किस प्रकार है, जब भी कोई तरंग चलती है तो सुरंग और गर्तों के रूप में चलती है। किसके रूप में चलती है? सुरंग और गर्तों के रूप में चलती है। कोई भी तरंग अपनी माध्य स्थिति से जितना अधिक ऊपर उठती है उसको सुरंग कहते हैं, और जितना अधिक नीचे जाती है उसको गर्त कहते हैं। और ये जो होती है लाइन, क्योंकि रेखा के द्वारा ही दिखा पाते हैं यहाँ, वैसे हेलोरे तो जल या जल की सतह पर बनती हैं, उन सतहों को हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, एक चक्कर कब कंप्लीट होता है? तो ये देखो, यहाँ से ये कितनी ऊपर उठी, इतनी ऊपर उठी और फिर इतनी ही नीचे गई। एक चक्कर में एक सुरंग बनता है और एक गर्त बनता है, एक सुरंग बनता है और एक गर्त बनता है। तो साथियों देखो कितने सुरंग बनाती है, 20 शीर्ष बनाती है और 20 गर्त बनाती है। कितने समय में बनाती है? 0.2 सेकेंड में। 0.2 सेकेंड में 20 शीर्ष और 20 गर्त बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति का मतलब चक्करों की संख्या। आवृत्ति किसे कहते हैं? प्रति सेकंड लगाए गए, हम कह सकते हैं कि तरंग या फिर दोलन करने वाली वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड कितने चक्कर लगाती है? तो आपको पता है 0.2 सेकंड में जब 20 शीर्ष बने और 20 ही गर्त बने, तो एक शीर्ष एक गर्त एक चक्कर, 20 शीर्ष 20 गर्त, तो 20 चक्कर। तो हम कह सकते हैं कि इसने चक्करों की संख्या जो n है वो कितनी लगा दी? चक्करों की संख्या जो n है वो 20 लगा दी, क्योंकि 20 शीर्ष बनाए हुए हैं और 20 ही गर्त बनाए हुए हैं। तो n की वैल्यू यहाँ 20 हो गई। 20 चक्कर हम भी कह सकते हैं, 20 चक्कर हो गए। तो आपको क्या निकालना है? आवृत्ति निकालनी है। तो फ्रेक्वेंसी F बराबर होता है लगाए गए चक्करों की संख्या बटे समय। तो 20/0.2, दशमलव खत्म कर दिया हमने, एक 0 बढ़ा ली, 2 से ये काट दिए 100 बार। तो फ्रेक्वेंसी निकल के आ गई 100। कितनी फ्रेक्वेंसी निकल के आ गई? 100। देखिए कितनी फ्रेक्वेंसी निकल के आ गई? 100। अब देखिए, तो इस प्रकार आप लोगों ने जाना होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। 100 हर्ट्ज फ्रेक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। फ्रेक्वेंसी का क्या मात्रक होता है? हर्ट्ज। तो इस प्रकार साथियों आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखिए, तो इस प्रकार आप लोगों के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 15 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 16वां क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या कहता है? 16वां क्वेश्चन कहता है, घड़ी के चाबी देने के बाद, घड़ी में जो चाबी भर देते हैं, चाबी देने के बाद उसमें संचित हो जाती है, अर्थात उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? तो देखिए सवाल ये कहता है, नंबर 1 गतिज ऊर्जा, नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा, नंबर 3 रासायनिक ऊर्जा और नंबर 4 विद्युत ऊर्जा। घड़ी में जब चाबी हम देते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा भर जाती है, कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? नंबर 1 गतिज ऊर्जा, ए ऑप्शन दिया गया है, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। नंबर 3 रासायनिक ऊर्जा, जिसको केमिकल एनर्जी बोला जाता है। और नंबर डी विद्युत ऊर्जा, जिसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोला जाता है। तो ध्यान से समझना, जब भी हम किसी चीज़ में चाबी भरते हैं या कुछ भी करते हैं तो इस प्रकार जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों से ये कहा गया है कि 3 माइक्रोफैरेड समान धारिता की संधारित्र है। 3 माइक्रोफैरेड समान धारिता की संधारित्र हैं और इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस संयोजन की धारिता क्या होगी? तो इस संयोजन की धारिता क्या होगी? ऑप्शन दिए गए हैं 9 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन बी दिया गया है 3 माइक्रोफैरेड, ऑप्शन सी दिया गया है 6 माइक्रोफैरेड और ऑप्शन डी दिया गया है 1 माइक्रोफैरेड। तो देखो इस क्वेश्चन को क्यों रखा गया है वो भी हम आपको बता दें, क्योंकि आप लोगों ने पढ़े होंगे, सेलों का संयोजन पढ़ा होगा या फिर आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा। प्रतिरोधों के संयोजन में या सेलों के संयोजन में आप लोगों ने देखा होगा कि समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो तुल्य प्रतिरोध निकालने का होता है 1/R1 1/R2। इस सूत्र पर काम करता है। तो देखिए साथियों, अब क्या काम करना है यहाँ पर,
इस सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन जो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है उसकी तुल्य धारिता का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, जबकि प्रतिरोधों में यही R1 प्लस R2 प्लस ये श्रेणी क्रम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को रख दिया गया है। तो देखिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड की है, तो तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगी 3 प्लस 3 प्लस 3 इजिकल टू 9 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 ऊर्जा, नंबर 3 संवेग, नंबर 4 वेग। तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके संरक्षण पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या अर्ध ठोस में? तो ध्वनि का जो सबसे अधिकतम वेग होता है वो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। तो देखिए साथियों, आज की वीडियो हमको यहीं समाप्त करनी पड़ रही है। आज की वीडियो हमको यहीं समाप्त करनी पड़ रही है क्योंकि ख़राब मौसम के चलते यहाँ पर चमक नहीं आ रही है, लाइट प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आज की वीडियो हम यहीं सब ख़त्म करेंगे। शेष जो 5 क्वेश्चन फिजिक्स के बचे हैं वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, आप इस चैनल को अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए और चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ये बात ध्यान रखनी है साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हाँ तो साथियों, एक क्वेश्चन हमने आपको छोड़ रखा है, ये होमवर्क के तौर पर है, आप लोग घर से करना, जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। क्वेश्चन ये है, कौन सा दर्पण कार के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, नंबर बी उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या फिर इनमें से कोई नहीं। ये इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स सपोर्ट करने के लिए।